नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रहा होगा। उसी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, जो कि बार-बार एग्जाम में ये प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न कहता है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है निरुपमा राव, ऑप्शन बी में है सलमान रशीद, ऑप्शन सी में है रमेश जयराम, ऑप्शन डी में है प्रोफेसर विवेक लामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरुपमा राव। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन ए में है लद्दाख और पीर पंजाल, ऑप्शन बी में है धौलाधर और पीर पंजाल, ऑप्शन सी में है लद्दाख और धौलाधर, ऑप्शन डी में है शिवालिक और मध्य हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलाधर और पीर पंजाल। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी स्थित है। आइए कुल्लू घाटी के बारे में थोड़ी सी डिटेल करते हैं। तो बताइए सबसे पहले कि कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, एचपी, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और बताइए चलिए कुल्लू घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और एक ऑप्शन डी में देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच। तो चलिए शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच बता दीजिए कौन सी घाटी स्थित है? तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून नामक घाटियां स्थित है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में है भटकल। तो भटकल किस राज्य में स्थित है? तो भटकल चला जाएगा आपका किस राज्य में स्थित है? तो भटकल चला जाएगा कर्नाटक में। तो भटकल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। एलेप्पी, एलेप्पी किस राज्य में स्थित है? तो एलेप्पी किस राज्य में स्थित है? तो एलेप्पी चला जाएगा केरल में। एलेप्पी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। ऑप्शन सी में है काकीनाडा। तो बताइए काकीनाडा किस राज्य में स्थित है? तो काकीनाडा चला जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन 4 में। और अब कहता है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन, तो बताइए तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन आपका है तमिलनाडु में। तो चला जाएगा 2 में। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन ए में है दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी में है काली मिट्टी, ऑप्शन सी में है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी में है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। तो चलिए अब इस प्रश्नों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कपास के उत्पादन। तो कपास के उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? बताइए कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो बताइए किस राज्य में होता है? गुजरात में। किस राज्य में होता है? गुजरात में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो और ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है दोमट मिट्टी। यहाँ कौन सी मिट्टी होगा? दोमट नहीं, दोमट। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी को दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइए दोमट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत रूप से पाई जाती है, लगभग 40%। ऑप्शन बी में है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम जानते ही हैं आप, क्या होता है? रेगुड़ मिट्टी। क्या कहते हैं काली मिट्टी का दूसरा नाम? रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। और इसका काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो बताइए काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी का दूसरा नाम है ओम्बिनी बस मिट्टी, जो कि बाजरे के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसमें इसका रासायनिक संगठन जो होता है Fe2O3 होता है। इसमें रासायनिक संगठन होता है Fe2O3 होता है। अब आते हैं ऑप्शन डी में है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में थोड़ी सी हम समझते हैं। लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग जो है ईंट बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो कि थोड़ा सा इसका रंग जो होता है लेटेराइट मिट्टी का लाल से पीला होता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो है नर्मदा घाटी का भाग नहीं है और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी का भाग है। चलिए एक प्रश्न बनता है यहाँ, बताइए नर्मदा घाटी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपी। कहां से हुआ है? एमपी। एमपी के अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न कहता है दिए गए विकल्पों में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक में है स्वर्ण क्रांति हल उत्पादन, ये सही है। दो में कहता है नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन, ये गलत है। तीन में कहता है पीली क्रांति अंडा उत्पादन, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3 गलत है। अब एक में है स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति तो फल उत्पादन से संबंधित है, ये सही है। अब आते हैं नीली क्रांति, तो बताइए ये क्यों गलत है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन दिया है, ये क्यों गलत है? क्योंकि नीली क्रांति के उत्पादन में, नीली क्रांति में किसका उत्पादन किया जाता है? तो नीली क्रांति में मत्स्य उत्पादन होता है। ऑप्शन 3 में है, ये कहता है पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब आते हैं अंडा उत्पादन, तो बताइए अंडा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित? तो अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है। कौन क्रांति से? रजत क्रांति से। और उर्वरक उत्पादन, तो उर्वरक उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो भूरी क्रांति से। कौन क्रांति से? भूरी क्रांति से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए में है आर्द्रता, ऑप्शन बी में है वृष्टि, ऑप्शन सी में है तापमान, ऑप्शन डी में है हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृष्टि। वृष्टि अर्थात आइए अब समझते हैं वृष्टि का अर्थ क्या होता है। तो वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वर्षा। वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वर्षा, जिसे हम कहते हैं भारी बारिश। क्या कहते हैं? भारी बारिश। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी का उद्गम की नोबुलर परिकल्पना किसने दी है? ऑप्शन ए में है चैम्बरलेन, ऑप्शन बी में है इमैनुअल कांट, ऑप्शन सी में है ओटो सुमिटर्ड, ऑप्शन डी में है कार्ल वी जास्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांट, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन बी में है घना पक्षी विहार राजस्थान, ऑप्शन सी में है घना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। तो यही गलती हो गया, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि कहाँ है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें पूछ रहा था प्रश्न में किसका मिलान सही नहीं है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि यूपी में है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। ये गलत है क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। आइए अब थोड़ी सी समझते हैं। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में जो स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए प्रश्न। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में जो है वो एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी में है घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ लगभग 230 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन सी में है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो बताइए, चलिए बताइए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 105 से अधिक बाघ पाए जाते हैं। और ये आई बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बताइए एक प्रमुख उद्यान का नाम बताइए। तो छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख उद्यान का नाम है जिसे हम कहते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये भी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी बाघों के लिए ही प्रसिद्ध है। सॉरी, मिस्टेक हुआ। इंद्रावती जो है राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन संबंधित है ऑप्शन ए वनों से, ऑप्शन बी शुष्क भूमि से, ऑप्शन सी आर्द्र भूमि से, ऑप्शन डी पर्यावरण प्रदूषण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्द्र भूमि से। रामसर सम्मेलन, चलिए समझते हैं थोड़ी सी। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, जो कि अब इसकी संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है। 75 से बढ़कर कितना हो गई है? 80 हो गई है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए विकल्पों में कौन सा वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है?
तो ऑप्शन ए में है आर्गन, ऑप्शन बी में है जलवाष्प, ऑप्शन सी में है मीथेन, ऑप्शन डी में है ए प्लस बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्गन। आर्गन जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए समझते हैं वैश्विक तापमान क्या होता है। वैश्विक तापमान होता है औसत तापमान। वैश्विक तापमान क्या होता है? औसत तापमान, जो कि औसत तापमान में आर्गन जो है उत्तरदायी नहीं है। आर्गन का संकेत क्या होता है? ए आर। आर्गन का संकेत क्या होता है? ए आर। ए आर्गन का संकेत ए आर। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 18। परमाणु संख्या कितनी होती है इसका? 18। और मीथेन, मीथेन, मीथेन का क्या होता है? CH4। चलिए चलते हैं अगले। अगला प्रश्न कहता है यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? इस ऑप्शन ए में कहता है साधारण वस्तु, ऑप्शन बी में बढ़िया वस्तु, ऑप्शन सी में निम्न स्तरीय वस्तु, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न स्तरीय वस्तु। अगला प्रश्न कहता है किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है निवेश पद्धति, ऑप्शन बी में है उत्पादन पद्धति, ऑप्शन सी में है मिश्रित पद्धति, ऑप्शन डी में है आय पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निवेश पद्धति। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए विकल्पों में किस 5 वर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? ऑप्शन ए में है तीसरी, ऑप्शन बी में है चौथी, ऑप्शन सी में है 5वीं, ऑप्शन डी में है 7वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं। 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्षों तक ही चली थी। कितने वर्षों तक? मात्र 4 वर्षों तक ही चली थी। और इस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के कहां तक चली थी? 1974 से 78 तक ही चली थी। चलिए अब ऑप्शन ए में है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो बताइए तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1961 से कब से कब तक? 1961 से 66 तक था। इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इस समय प्रधानमंत्री कौन था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय दो प्रधानमंत्री। तो 61 से लेकर के 64 तक हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 64 से 66 तक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। और हम जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना भी हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी चौथी पंचवर्षीय योजना पर। इसे चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था कब से कब तक था? 1969 से लेकर के 1974 तक। कब तक? 1974 तक। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भी प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? इंदिरा गांधी। इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और अब आई बात 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से कब से? 1985 से 90 तक। 1985 से 90 तक। इस समय प्रधानमंत्री जो थे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है भौतिक राशियां, सूची 2 में दिया है मात्रक। तो उनके भौतिक राशियां से को उनके मात्रक से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में है त्वरण, ऑप्शन ए में है त्वरण। तो बताइए त्वरण किस में चल जाएगा? त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो हम जानते हैं न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए में है त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चला जाएगा 3 में। बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, चला जाएगा 4 में। कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, चला जाएगा 1 में। अगला है आवेग, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, चला जाएगा 2 में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ऑप्शन ए में है जड़त्व के कारण, ऑप्शन बी में है पृष्ठीय भाग के कारण, ऑप्शन सी में है छड़ी की गति के कारण, ऑप्शन डी है धूल के कणों में द्रवांता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़त्व के कारण, जो कि जड़त्व के नियम को हम न्यूटन के प्रथम नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व के नियम के कारण जो है किसी भी लटकी हुई कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो उससे बाहर निकल जाता है सारे धूल कण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है।
ऑप्शन ए में है 6.67 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन बी में है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन सी में है 6.67 इंटू 10⁻12 न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन डी में है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो संकेत होता है वो कैपिटल जी होता है। क्या होता है? कैपिटल जी होता है। तो आप जानते हैं एक होता है छोटा जी जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जी का मान इसका तो जानते करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जिसे हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्न में से कौन से है? तो बताइए। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है हीरा, ऑप्शन सी में है स्प्रिंग, ऑप्शन डी में है क्वार्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का जो है प्रत्यास्था सबसे ज्यादा होता है। अब आइए इसमें थोड़ी सी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्यास्था क्या होता है? यानी प्रत्यास्था का अर्थ होता है कि लचीलापन, सबसे ज्यादा लचीलापन कौन है? तो क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज को क्या कहते हैं? हम रसायन नाम सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं, SiO4 होता है इसका केमिकल फार्मूला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए में है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन बी में है किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों के विशिष्ट ऊष्मा समान होता है। ऑप्शन सी में है इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। ऑप्शन डी में है इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। कह रहा है, प्रश्न कह रहा था कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। यही गलत है। ये तो प्रकृति पर विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और इसने कह दिया नहीं करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए में है धुंध, ऑप्शन बी में है कोहरा, ऑप्शन सी में है बादल, ऑप्शन डी में है जल में तेल। तो जल में तेल ये एरोसोल का उदाहरण नहीं है। धुंध, कोहरा और बादल ये एरोसोल का उदाहरण है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए कूट का तो हमें प्रयोग नहीं करना, बस सिर्फ मिलान करना, हमें समझना है। कूट का तो प्रयोग हम आसानी से कर लेंगे। तो सूची 1 में आविष्कार है, सूची 2 में आविष्कारक है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन सबसे पहले आते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो बताइए। न्यूट्रॉन के आविष्कारक हैं जेम्स चैडविक, चला जाएगा 4 में। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो जे थॉमसन, ये 1 में है, तो जे थॉमसन हो जाएगा। तो प्रोटॉन पर ध्यान देने की बात है। तो प्रोटॉन कहता है प्रोटॉन की खोज किसने किया है? तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड और ई गोल्डस्टीन दोनों ने मिलकर किया था। तो प्रोटॉन चला जाएगा किस पे? गोल्डस्टीन पर हम लेके चले जाते हैं। और क्योंकि परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? ये किया था रदरफोर्ड ने, इसलिए इस चला जाएगा डी, 2 में इसको पहुंचा देंगे रदरफोर्ड। अब आते हैं जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कब किया था? तो इसका जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में किया था। अब आई बात, दूसरा है आपका रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड की जैसे भी चर्चा की हम, रदरफोर्ड किसमें चला गया? परमाणु नाभिक। तो परमाणु नाभिक रदरफोर्ड ने जो है कब की थी परमाणु नाभिक की खोज? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जो है परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। आया प्रोटॉन की बात आया, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को जब गोल्डस्टीन ने खोजा था तो ये 1886 ईस्वी में इसने दिखाया था। 1886 में प्रोटॉन की खोज कब दिखाया था? 1886 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं न्यूट्रॉन। आ गया जेम्स चैडविक ने किसकी खोज किया था? तो न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने जो खोज किया था ये कब किया था? ये किया था 1932 में। कब किया था? 1932 में। 1932 में किया था, जो कि इसको न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को 1935 में नोबेल भी मिला था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सोडियम के एक परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर समझ जाइएगा क्या होता है तो फिर आसानी से बता दीजिएगा कि सोडियम की परमाणु संख्या कोर इलेक्ट्रॉनों में 10 ही होगा।
कहिए कैसे? आप सीधा मार दीजिएगा कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का संकेत Na होता है और इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। तो आप कहिए 11 तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो आप कोर इलेक्ट्रॉन अगर समझ करके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मार दीजिएगा 1, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ कोर इलेक्ट्रॉन को समझना बेहद जरूरी होता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन अगर समझ जाते हैं तो फिर इस प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है सबसे भीतरी परमाणु संख्या। क्या होता है? सबसे भीतरी परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। से भीतरी परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा जाता है। तो जैसे कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 हुआ। सोडियम की परमाणु संख्या कितना हुआ? 11 हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करेंगे हम? 2, 8 और 1। तो 2, 8, 1 हो गया। तो भीतरी परमाणु संख्या कितना हुआ? 8 और 2 कितना हो गया? 10। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 10। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में है H2SO4, ऑप्शन बी में है HNO3, ऑप्शन सी में HCl, ऑप्शन डी में है H3PO4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HCl। हाइड्रा अम्ल है HCl। हाइड्रा अम्ल की पीएच मान जानते ही होंगे कितना होता है? 1। जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक अम्ल, यानी पेट की अम्लता में ये जो है बनाए रखता है। HCl हाइड्रोलिक अम्ल, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पीएच मान होता है 1। अब आते हैं H2SO4। H2SO4 क्या है? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? इसको कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड भी। ऑप्शन बी में है HNO3। HNO3 क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। अब आते हैं H3PO4। H3PO4 क्या है? ये है फास्फोरिक एसिड, एक जो कि विषैला गैस है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है बॉयल या चार्ल्स एवं अवगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है ग्राहम का विस्टन नियम, ऑप्शन बी में है मिश्रित गैस नियम, ऑप्शन सी में है आदर्श गैस नियम, ऑप्शन डी में है जे जूसैक नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदर्श गैस नियम। एवोगाड्रो का मान कितना होता है? इसमें कितना मोल, एक एवोगाड्रो में कितना मोल होता है? इसके 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल होता है। कितना होता है? 23 मोल होता है। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए में है लुईस पास्चर, ऑप्शन बी में है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी में है लीवेनहॉक, ऑप्शन डी में है पॉल बर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑप्शन बी में एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कौन थे? एडवर्ड जेनर किसकी खोज किया था बताइए? एडवर्ड जेनर ने चेचक टीके की खोज किया था, जिसे हम एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहते हैं। ऑप्शन सी में है लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक को क्या कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान के जनक के पिता कहा जाता है लीवेनहॉक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है डीएनए, ऑप्शन सी में है आरएनए, ऑप्शन डी में है फास्फोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ऑप्शन बी में है यह रंगीन होता है, ऑप्शन सी में है इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ऑप्शन डी में है इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें रक्त कणिकाएं होती है। यही गलत है क्योंकि प्लाज्मा में कोई रक्त कणिकाएं नहीं होती है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो ऑप्शन ए में है हृदय, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी में है मस्तिष्क, ऑप्शन डी में है फेफड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी जो है यकृत को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी या हृदय। आइए बात करते हैं थोड़ी सी हृदय की। तो हृदय कार्डियोमायोपैथी में जो है हृदय का जो है रोग होता है, हृदय का रोग जिसमें हृदय की परत जो है मोटा होता है। अब आते हैं तीसरा है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मस्तिष्क जो है एक अल्जाइमर नामक एक बीमारी होता है तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और फेफड़ा, अब आया ऑप्शन डी में है फेफड़ा। तो फेफड़ा जो है जानते कहते हैं एक महामारी आया है हाल फिलहाल में जो कि भयानक तबाही मचा करके गया है पूरे भारत में, कोरोना।
तो कोरोना कोरोना जैसी मुख्य बीमारी जो है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब आई बात यकृत। यकृत में जो है कौन, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी से होता क्या है, तो हेपेटाइटिस का बी अगर बचपन में अगर आप टीका नहीं लगाएंगे तो जानते हैं इसी के कारण सिरोसिस, सिरोसिस का अर्थ होता है लीवर कैंसर यानी घाव, ठीक है, घाव हो जाता है यकृत में, जिसके कारण हमारा यकृत जो है कमजोर हो जाता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी का टीका एक बार आप लोग जरूर लगवा लीजिएगा, बच्चे अगर किसी के घर में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो ऑप्शन ए में है पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन बी में है परम मस्तिष्क, ऑप्शन सी में है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी में है सेरिबेलम। तो बताइए इसमें कौन सा अंग जो है सोचने वाला भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क जो है सोचने वाला भाग है एक मस्तिष्क का। आप जानते हैं मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग है, नंबर 1 अग्र मस्तिष्क और नंबर 2 में है मध्य मस्तिष्क और नंबर 3 में है पश्च मस्तिष्क। तो ये 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। तो अब आते हैं थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो है सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है क्या है इसका। तो ये सेरिबेलम जो है छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो सेरिबेलम जो है को क्या कहा जाता है, छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं, तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 243 का बी, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 243 का डी, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 243 का ए, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 243 का सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 का ए। आइए इसके थोड़ी सी डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 का बी, तो अनुच्छेद 243 बी में जो है क्या हुआ है, तो अनुच्छेद 243 के बी में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 के बी में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है, ऑप्शन बी में है। और 243 का डी, अनुच्छेद 243 के डी में जो है सीटों का आरक्षण किया गया है। और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 343 का, सॉरी ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 243 का सी। तो 243 का सी में जो है पंचायत की संरचना से संबंधित है। क्या है, पंचायत की संरचना से, अनुच्छेद 243 के सी में। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए में ब्रिटेन, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है अमेरिका, ऑप्शन डी में है रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर पूछ ले ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली जो है कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और अगर पूछ ली अमेरिका, अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 में है। ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी में है रूस से क्या लिया गया है, तो बताइए रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अब आती है थोड़ी सी संयुक्त बैठक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 215, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 214। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 129, क्योंकि ऑप्शन ए में अनुच्छेद 129 के तहत उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 129 में किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 129। आइए ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 215 में क्या कहता है, तो अनुच्छेद 215 में कहता है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। तो ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 214 में क्या कहता है, 214 में कहता है प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है
अगला प्रश्न कहता है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए में दूसरा, ऑप्शन बी में तीसरा, ऑप्शन सी में चौथा, ऑप्शन डी में है सातवां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख जो किया गया है ये दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो तीसरा अनुसूची में क्या किया गया है? तो तीसरा अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रावधान किया गया है। तो बताइए चौथा, अनुसूची चौथा में क्या किया गया है? तो अनुसूची चौथा में क्या गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बात की गई है। तो अनुसूची सातवां में क्या कहा गया है? सातवां में कहा गया है कि राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियां का विवरण। अगला प्रश्न कहता है राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ऑप्शन ए में है भाग 15, ऑप्शन बी में है भाग 17, ऑप्शन सी में है भाग 18, ऑप्शन डी में है भाग 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो भाग 17 जो है कहां से कहां तक पढ़ता है? ये आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक में राजभाषा का जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 15 में कहा गया है, ऑप्शन ए भाग 15 में कहा गया किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और ऑप्शन सी में है भाग 18, भाग 18 में है आपातकालीन का प्रावधान। भाग 18 में क्या है? आपातकालीन का प्रावधान। और भाग 20, ऑप्शन डी में है भाग 20, भाग 20 में है ये आर्टिकल 368 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है धार्मिक न्याय, ऑप्शन बी में है आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी में है सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी में है राजनीतिक न्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धार्मिक न्याय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए में है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी में है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन सी में है 73वां संशोधन अधिनियम 1993। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो आप समझ गए होंगे कि 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा गया। अब आइए आगे डिटेल से समझते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। तो ऑप्शन बी में है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या हुआ है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में के मूल कार्यकाल को पुनः स्थापित किया गया। ऑप्शन सी में है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? ऑप्शन ए में स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी में है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी में है JS वर्मा समिति, ऑप्शन डी में है अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अब आई बात बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना जो है किया गया था, जो कि इसका अध्यक्ष 1956 में बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन सी में है JS वर्मा समिति, ऑप्शन डी में है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता के समिति के बारे में भी जानते करते हैं। इसने जो है द्विस्तरीय प्रणाली को जो है पंचायती राज में लाया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी विधायी प्रक्रिया, ऑप्शन सी कार्यपालिका प्रक्रिया, ऑप्शन डी में है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन कहता है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए में है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी में है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी में है राज्य सरकार, ऑप्शन डी में है केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सरकार। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कुरु अर्थात महाजनपद की राजधानी कहां थी? यानी कुरु की राजधानी कहां थी? ऑप्शन ए में है कौशाम्बी, ऑप्शन बी में है श्रावस्ती, ऑप्शन सी में है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी में है अहिछत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ। यानी कुरु अर्थात महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है।
अब आइए इस प्रश्नों में कुछ डिटेल कर लेते हैं। तो कहता है कौशाम्बी, कौशाम्बी की राजधानी कहां थी? कौशाम्बी किसकी राजधानी थी बताइए? कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी। ये आते हैं, चलते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में समझते हैं। श्रावस्ती बताइए, श्रावस्ती किस देश की राजधानी थी? श्रावस्ती जो है कौशल राज्य की, श्रावस्ती किसकी थी? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल राज्य की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती थी। आइए अब आते हैं अहित छत्र। अहित छत्र के बारे में समझते हैं। तो अहित छत्र क्या, किसकी राजधानी थी? तो अहित छत्र जो है पंचाल राज्य की राजधानी अहित छत्र थी। किसकी? पंचाल राज्य की राजधानी अहित छत्र थी। किसके? पंचाल राज्य की राजधानी अहित छत्र। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन ए में है घोड़ा, ऑप्शन बी में है स्तूप, ऑप्शन सी में है कमल, ऑप्शन डी में है सांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़ा। आइए इस प्रश्न में अब थोड़ी सी डिटेल से समझ लेते हैं। स्तूप, स्तूप बताइए किसका प्रतीक था? स्तूप के बारे में समझते हैं हम लोग। स्तूप किसका प्रतीक था? स्तूप जो है स्मृति का प्रतीक था। किसका था? स्तूप जो है स्मृति का प्रतीक था। कमल, कमल और सांड ये दोनों किसका प्रतीक था? जन्म का था। किसका था? जन्म का प्रतीक था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक था कमल और सांड। और बुद्ध के स्मृति का प्रतीक था स्तूप, और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है लक्ष्मीश्वर, ऑप्शन बी में है गोविंद चंद्र, ऑप्शन सी में है चंद्रदेव, ऑप्शन डी में है जयचंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रदेव। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है दीवान खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी में है बलबन, ऑप्शन डी में है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? ऑप्शन ए में है मौर्य काल, ऑप्शन बी में है गुप्त काल, ऑप्शन सी में है सातवाहन काल, ऑप्शन डी में है राजपूत काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य काल। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहां है? ऑप्शन ए में है अजमेर, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है जयपुर, ऑप्शन डी में है लाहौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहां से आयात किया जाता था? ऑप्शन ए में है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी में है सौराष्ट्र, ऑप्शन सी में है ओमान, ऑप्शन डी में है ईरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो शिशुबद्ध प्रतिबंध, शिशुबद्ध प्रतिबंध किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। सती प्रथा प्रतिबंध किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन सी में है दास प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड एलन ब्रो के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन डी में है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। अब आइए थोड़ी सी इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, डिटेल कर देते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल चला था 1798 से 1805 के बीच चला था। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के लिए भी प्रसिद्ध है। आते हैं अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में थोड़ी समझते हैं। लॉर्ड विलियम का बेंटिंक के कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो 1828 से 1835 तक चला था इसका। और लॉर्ड एलन ब्रो, अब आते हैं लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो के कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो 1842 से 1844 तक लॉर्ड एलन ब्रो का कार्यकाल चला था। अब आते हैं लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग, तो लॉर्ड केनिंग का कार्यकाल चला था 1856 से 1862 तक रहा था, जो कि भारत के प्रथम वायसराय बनने का हकदार भी प्राप्त है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी में अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी में है डॉक्टर एम एस अंसारी, ऑप्शन डी में है बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी। आइए इन प्रश्नों में थोड़ी सी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। जिसके संस्थापक कौन थे? ए एम ह्रूम। इसके संस्थापक के कौन थे? ए एम ह्रूम थे। ए एम ह्रूम थे। अब आते हैं अबुल कलाम आजाद। तो आप जानते ही होंगे अबुल कलाम आजाद के बारे में, भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनने का पद हासिल किया है अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी में है देवेंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी में है MG रानाडे, ऑप्शन डी में है BD सावरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MG रानाडे। तो
आइए समझते हैं पुणे सार्वजनिक सभा। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में। कब हुई थी? 1870 ईस्वी में जो है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी में है लॉर्ड हेस्टिंग्स। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। यदि आपको इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेट में। बाय।